हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं। टॉपिक आज का टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और उसमें सब टॉपिक है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। हमारा जैसे कि जब से हम लोग अपने लाइफ में देख रहे हैं या फिर जब भी हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो जब से एनवायरनमेंट है और ह्यूमन है तब से इंटरेक्शन एक दूसरे का हुआ है। चाहे वो अच्छे कारणों से हुआ या बुरे कारणों से हुआ, हम लोग का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट से ह्यूमन बीइंग का, वो हमेशा से होता रहा। या तो फिर हम लोग एनवायरनमेंट को कुछ से कुछ गेन कर रहे हैं, या एनवायरनमेंट को कुछ दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। ये सब चीजों ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग का जब से एनवायरनमेंट है तब से होता आ रहा है अभी तक। वी विल डिस्कस सम ऑफ द वेज इन विच ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट and how the environment influences us both positively and negatively। हम लोग ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग को दोनों तरीके से इफेक्ट इंटरेक्ट होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बिफोर गोइंग फर्दर डिटेल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटीग्रेशन मस्ट नो अबाउट द टर्म एनवायरनमेंट। तो हम लोग इस टर्म को इंटीग्रेट कर उससे पहले एनवायरनमेंट के बारे में जानते क्या है, एनवायरनमेंट मीन्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, या फिर कैसे हम लोग एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं, वो सब चीज में देखेंगे। एनवायरनमेंट मीन्स आर फिजिकल सराउंडिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेस इन विच वी लिव। एनवायरनमेंट का सीधा सीधा मतलब है हमारा फिजिकल सराउंडिंग, जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू वाइडर नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, सी एंड एटमोसफेयर। तो ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया। द एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो चीज भी लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसी को ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ऑर्गेनिज्म है उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग सच एज एयर, वाटर, सॉइल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का कह सकते हैं हम लोग एयर है, फिशेज शार्क का कह सकते हैं हम लोग वाटर है, और केचुआ का सोइल कह सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स हर किसी एनिमल का अलग अलग होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर दिस सराउंडिंग। द सराउंडिंग आर एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द एनवायरनमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, फिजिकल, अबायोटिक जिसको नॉन लिविंग कहेंगे, फिजिकल और अबायोटिक। अबायोटिक मतलब जिसको नॉन लिविंग कहेंगे कंपोनेंट्स, और दूसरा है लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जिसमें कोई जान नहीं है, उसको बायोटिक कहेंगे। अबायोटिक एंड बायोटिक उसको कहेंगे जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, इसको क्या कहेंगे, बायोटिक कहेंगे। तो ये एनवायरनमेंट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन हो गया जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट। एनवायरनमेंट में 4 सेगमेंट होता है। क्या क्या सेगमेंट है? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, एनवायरनमेंट में क्या सेगमेंट, कितने सेगमेंट्स में बांटा गया है? 4 सेगमेंट में बांटा गया, और कौन कौन सा नाम है? तो लिथो, हाइड्रो, एटमोस एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है उसके बारे में देखते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ अर्थ आर नॉट सुटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब अर्थ का हर पार्ट जो है वो सुटेबल नहीं है ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। सम पार्ट आर टू हॉट और सम और कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। तो कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए हर एरिया जो जगह है वो सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो ठंडे में रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म या एनिमल है जो गर्मी वाले एरिया में रहता है, तो वो उसका सराउंडिंग अपना बना हुआ है। वो गर्म गर्म एरिया वाले को अगर हम ठंडे एरिया में ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही कहा जा रहा है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर नॉट सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सम पार्ट्स आर टू हॉट और वेरी कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या है कि जहां पे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म रहे, सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए, तो उसको कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर। रिप्रोड्यूस का मतलब अपने सेम
कैरेक्टरिस्टिक वाले प्रॉपर्टीज वाले एनिमल को मतलब बर्थ देना है, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, जन्म देना, ऐसा सेंस बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर किसको कहते हैं? इट इज द ओनली प्लेस वेयर फ्री ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट। कहने का मतलब एक जैसे एक कहावत है कि हम लोगों को जो नेचर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिया है, और वो है फ्री का ऑक्सीजन। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कहा गया है कि एटमॉस्फेयर क्या है, जहाँ पे फ्री का ऑक्सीजन और वाटर वेपर मिले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ विच इज ग्रेट सोर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब यहाँ पे है जो थिन लेयर बना हुआ है गैसेस का, वो है मिक्सचर ऑफ गैस जो अर्थ के चारों तरफ है, और उसी वही मेन सोर्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मेन सोर्स बना हुआ है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन द बायोस्फीयर, विदाउट इट लाइफ इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब बायोस्फीयर में वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। द हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच all types of water resources exist. Oceans, seas, rivers, lakes, glaciers, ice caps, ground waters. ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे भी वाटर के बारे में कहा जाता है, और उसमें एग्जांपल क्या है हाइड्रोस्फीयर का? ओशियन, सीज, रिवर, लेक, ग्लेशियर, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, ईटीसी। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। सॉइल इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इन विच सपोर्ट्स लाइफ। अब जो भी हम लोग खाने पीने का जो सामान है, वेजिटेरियन चीजें, वो हम लोग जो पेड़ पौधे से लेके खाते हैं, वो सब कहाँ से मिलता है? हम लोग को सॉइल से मिलता है। द लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटल, ऑर्गेनिक मैटर्स, रॉक, सॉइल एग्जिस्ट। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या मिलेगा, ये चीज आप यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिएगा क्या क्या लिथोस्फीयर में मिलेगा। ये चीज हो गया इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। तो हम लोग चार तरह का एनवायरनमेंट पढ़ लिए। एनवायरनमेंट के चार कंपोनेंट था, कौन कौन सा? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब आते हैं इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब इकोसिस्टम में सब कुछ रहता है, ह्यूमन भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड लैंड, एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन देम। जैसे कि हम लोग एक फूड चेन को पढ़ते हैं, फूड चेन में क्या होता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारा, सॉइल से हम लोग को मिलता है, पेड़ पौधे जो है वो सॉइल से मिनरल्स को लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फल, फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज। अब क्या है, वो ग्रीन वेजीज को बकरी खाता है, जिराफ खाता है, और भी कोई जो वेजिटेरियन एनिमल्स है उसको कंसिडर करिए। अब क्या है, उस बकरी को, उस जिराफ को क्या होता है, बाघ खा लेता है। उसको बाघ, जब बाघ खा लेता है तो जो भी एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर से मिनरल सॉइल से मिला था, पेड़ को, पेड़ से पौधे, पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे से मिला था बकरी को, अब बकरी से वो एनर्जी किसको मिलेगा? एनिमल को। बाघ मान लीजिए खा गया तो बाघ को मिलेगा। बाघ मर जाता है तो बाघ को खाता है बाघ मर जाता है तो बाघ का जो डिके होता है बॉडी, डेड बॉडी, वो वापस जगह के कहाँ मिल जाता है? सॉइल में मिल जाता है। तो ये एक साइकिल है, तो वो साइकिल हमेशा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि सॉइल से हम लोगों को मिलता है वेज, या फिर जितना भी हम लोग खाते हैं उपजा के, वो सारा का सारा चीज मिलता है, वेजीज या फिर ग्रेन। इसको खाने के बाद जो है, सपोज कर किसी एनिमल का एग्जांपल ले लें, तो सपोज यहाँ से गोट खाया, गोट को टाइगर खाया, और टाइगर जब मरता है तो ये डीके हो जाता है और वापस कहाँ मिल जाता है? सॉइल में। तो यही है इकोसिस्टम, हर एक कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यही चीज में कहा गया है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द वाइटल कॉन्सेप्ट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। यहाँ पे इकोलॉजी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में?
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, it seeks to understand their vital connection between plants and animal. ह्यूमन बीइंग का प्लांट्स एंड एनिमल से क्या कनेक्शन है और उसका वर्ल्ड जो चारों तरफ है. Ecology also provides information about the benefits of ecosystem and how we can use earth resources in ways that leave the environment healthy and healthier for future generation. मतलब इकोलॉजी जो है हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें क्या बताया जाता है, एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिसमें हम लोग कोई भी अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करें बेहतर ढंग से, ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूटिलाइज अच्छे से कर पाए. चलिए नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स. मतलब ह्यूमन बीइंग का जो कंटामिनेशन है उससे क्या है इफेक्ट पड़ता है. ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल interaction can be described as the connection between human beings and the entire ecological system. आदमी और एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है उसको ड्राइव कर सकते हैं हम लोग कनेक्शन किसके किसके बीच में, ह्यूमन एंड एंटायर इकोलॉजी. तो ह्यूमन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल्स को मिक्स करता है और एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है. ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज द वे पीपल डिपेंड, adapt and modify the environment. The interaction between human and environment can be categorized in three ways. ह्यूमन और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. क्या क्या है? डिपेंडेंसी ऑन द एनवायरमेंट फॉर फूड, वाटर, टिम्बर एंड नेचुरल गैस. अब जैसे कि हम लोग एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फूड हम लोग को सारा का सारा मिलता है एनवायरमेंट से, वाटर मिलता है, टिम्बर जलाने की लकड़ी, नेचुरल गैस ये सब कहाँ से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है. एडेप्टेबिलिटी फॉर एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. हम लोग अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट के चीजों को अपने नीड को पूरा करने के लिए. मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट पॉजिटिवली और नेगेटिवली लाइक ड्रिलिंग होल्स, बिल्डिंग डैम्स, ये सब. अब हम लोग एनवायरमेंट से तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. जैसे कि सपोज आपको अगर घर बनाना है और आप जहाँ पे आपका जमीन वहां पे 4 पेड़ है, आप क्या करेंगे, पेड़ को काट देंगे. ये हो गया नेगेटिव. पॉजिटिव क्या हो गया, तो पॉजिटिव तरीके से ये हो गया कि आपका वाटर को कम वेस्ट कर, मतलब यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं जिसमें वेस्टेज कम हो. आप पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ को लगा रहे हैं कहीं दोबारा अच्छे से. ये सब चीज आता है इसमें, कंसिडर कर सकते हैं. बहुत सारा चीज है आप इसमें समझ सकते हैं. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. अब ह्यूमन बीइंग का जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है और उसका इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट में, उसके बारे में देखते हैं. The most of the dictionaries define the term anthropogenic as a created or caused by human activity resulting from the influence of human beings on nature. कहने का मतलब एंथ्रोपोजेनिक का डिक्शनरी में मतलब क्या है, इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा चीज क्रिएट करना ह्यूमन के द्वारा जिससे एनवायरमेंट में कोई खराबी या चेंज आ जाए. खराबी डायरेक्टली नहीं कह सकते, चेंज आ जाए, उसी को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है. तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड 1.35 billion and the world population is estimated to have 7.5 billion mark. To meet the demand of food, housing and energy, environmental resources are being exploited as far at a fast pace. कहने का मतलब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का वो अप्रोक्स माना गया 7.5 बिलियन और इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1.35 बिलियन है. तो इन सभी को खाना चाहिए रोज का 3 टाइम, उन सभी को एनर्जी चाहिए. इस वजह से क्या है, हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को बहुत तेजी से. इन सभी को पानी चाहिए. तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से इम्पैक्ट क्या हो रहा है. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या है ह्यूमन के द्वारा. Anthropogenic activities do not only mean that human activities to meet the demand of for food, housing, clothing, energy. It also includes those development activities which directly or indirectly affect nature. तो ये कहने का मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप खाना मांग रहे हैं, आप घर मांग रहे हैं या आप कपड़ा मांग रहे हैं, तो यही है. इसमें क्या है, आप एनवायरनमेंट को, नेचर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं.
इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्या क्या है, लाइक एग्रीकल्चर है, एनर्जी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पर्सनल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज है, वॉर्स है। अभी एक रिसेंट रिसर्च में बताया गया था कि जितना भी ओशियन है, ओशियन में इतना सारा सबमरीन और फिर जहाज आ गया है, जिसकी वजह से एक शार्क और जो समुद्री जीव है उसका जो इकोलॉजी है वो अब खतरे में पड़ गया है। तो ऐसा हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने नेचर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ओवर पॉपुलेशन इज अ स्टेज इन विच द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट मीट फॉर द पॉपुलेशन। The demand of natural resources does not meet the for the population. Overpopulation एक स्टेज है जहाँ पे अब जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक फैमिली में 2 पर्सन है, अगर वो पर फैमिली 100 रुपए का अर्निंग कर रहा है, तो ये 50 2 लोग जो खाएंगे, अगर खा सकते तो 50-50 का खा सकते हैं। सपोज कर ले ये फैमिली 4 हो जाए, तो 100 रुपए अर्निंग अभी भी है, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ के 25 हो जाएगा, घट के 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज हमारे पास अभी भी 100 ही है, लेकिन क्या हुआ, संख्या बढ़ जाने से क्या हो रहा है, जो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये चीज कहा जा रहा है कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसे नेचुरल रिसोर्स को यूज करने में, ताकि इक्वली यूज नहीं कर पाते लोग, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। Overpopulation is the condition in which available natural resources are limited, not sufficient for human population. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और सफिशिएंट नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। The effects of overpopulation are quite severe, with one of the most severe being the degradation of the environment. तो कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग इफेक्ट, कहने का मतलब यही है कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो बहुत सीवियर सिचुएशन है, और जिससे क्या हो रहा है, हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं। द एनवायरनमेंट हैज द पोटेंशियल टू रिस्टोर मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। However, over exploitation of resources and anthropogenic activities have altered it, leading to many environmental problems such as deforestation, pollution, global warming, depletion of ozone layer, diminishing of fossil fuel, acid rain and climate change. तो हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से नेचर में ये सब चीजों को चेंज कर रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, ओजोन लेयर घट रहा है, फॉसिल फ्यूल घट रहा है, खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है मतलब कम हो रहा है, हो सकता है आने वाले 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल में कभी भी ना कभी खत्म हो सकता है ये एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज। अब डिफोरेस्टेशन क्या है, ये तो आपको पता ही है, जंगल काटे जा रहे हैं। तो कटिंग द नेचुरल फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट का जो कवर है उसको खत्म करना, हटा देना ही डिफोरेस्टेशन कहला रहा है। वी आर अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एज अ मेजर नेचुरल रिसोर्स। दे प्रोवाइड वुड, मल्टीपल यूज ऑफ शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, सोइल कंजर्वेशन एंड रेनफॉल प्लांट्स एंड रेनफॉल। Plant take up the carbon dioxide for photosynthesis. Fewer forests mean more carbon dioxide in the atmosphere. कहने का मतलब यही सीधा सीधा कि जैसे कि मान लीजिए पेड़ ज्यादा है तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर पेड़ कम है तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एनवायरनमेंट में ही वो रह जाएगा, उसको कोई गेन नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन का मात्रा घटता जाएगा। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट में लीड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पेड़ का काटना कुछ क्या क्या कॉज हो सकता है उसके बाद का क्या कहने ये कह सकते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर का, वो देख रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ लिविंग प्लेस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स, लीडिंग डिसअपियरेंस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीज। अब जंगल के काटे जाने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये चीज इसमें कहा गया है।
और बहुत सारे जो स्पीसीज है वो अब एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, लोअरिंग द वाटर टेबल ऑफ द डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जहाँ पे पेड़ था तो पेड़ होने की वजह से वाटर लेवल जो था ग्राउंड वाटर लेवल जो था वो कुछ हद तक मेंटेन था या फिर अच्छा था। जैसे ही वाटर पेड़ को काटा जा रहा है, ग्राउंड वाटर वाटर जो है घटता जा रहा है। सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लैक ऑफ वेजिटेशन लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन, मतलब सॉइल मिट्टी का कटाव हो रहा है पेड़ कटने से, जिसके वजह से मिट्टी जो है उड़ के उसका फर्टिलिटी खत्म हो जा रहा है और वेजिटेशन कम होता जा रहा है। इंक्रीज CO2 लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग, CO2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। ये हो गया डिफोरेस्टेशन का इम्पैक्ट। नेक्स्ट है pollution. Human life includes a number of daily activities: bathing, washing of clothes, soaps and detergents, and add some chemical residue to water and change its quality. Cooking of foods by using firewood may give out smoke in the air. Agricultural activities may dump fertilizer and pesticide इन द एनवायरमेंट। तो कहने का मतलब पॉल्यूशन भी बहुत तरीके से हम लोग फैलाते हैं, जिसमें से क्या है, डेली एक्टिविटी से है, जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं, जैसे कि कुछ वेजिटेबल वेस्ट है, जैसे किचन का वेस्ट है, या फिर आप नहा रहे हैं या फिर कपड़ा धो रहे हैं, तो जो भी वेस्ट आपका निकल रहा है जिसका यूज नहीं कर पा रहे आप, वही चीज क्या हो जा रहा है, पोल्यूशन कहला रहा है। कुकिंग, कोल में और फायरवुड में करते हैं, उसमें क्या स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है। फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं, किसान डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं इनऑर्गेनिक, जिसकी वजह से क्या एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। Each activity, human or industrial, discharge some unwanted substance in the environment. The addition of unwanted substance in the wrong concentration that has an adverse effect on organism and the environment is called pollution. तो कहने का मतलब है कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हम लोग एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, पोल्यूशन कहलाएगा। Technological growth has given new devices for human comfort, but has also added substance that may have an adverse effect on the life and environment. जैसे कि आप AC चलाते हैं, एयर कंडीशनर, फ्रिज चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर, इससे एक गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं। ये जो है AC या फ्रिज चलाने से हम, ये तो चलता है, अच्छा हम लोग को कूलिंग करता है, रूम कूल करता है, आपको फ्रिज से अच्छी चीजें मिलेगी खाने के लिए, लेकिन जो गैस रिलीज करता है ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो बताइए, यही चीज कहा गया है कि एक तरफ आपको कंफर्ट तो दे रहा है, बट दूसरी तरफ जो है वो एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है। यही है पोल्यूशन। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इज रिफर्ड to as a gas chamber where plants are grown in the closed warm environment as compared to the outside the temperature. This is normally practiced in the cold region on the hills, and the solar radiations bring heat are trapped inside a chamber. कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोल्ड एरिया है उसमें क्या होता है कि एक चेम्बर बनाया जाता है, हीट चेम्बर, और उसमें वेजिटेशन किया जाता है, पेड़ पौधे को लगा के उसमें वेजीज को उगाया जाता है। जैसे कि ये एक चेम्बर है, इसमें कुछ ऐसे गैसेस को भरा जाता है जिससे क्या होगा कि इसमें लाइट आने के बाद, और ये लाइट आने के बाद जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके वहीं पे रहने देगा। अब यही चीज जब अर्थ में बढ़ जाएगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का क्या रीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव टू लीड टू डिफोरेस्टेशन एंड रिलीज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने की वजह से ये सब गैसेस जो है एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये सब मेन कॉज करता है टेम्परेचर के बढ़ने में। और ये सब क्या है, ग्रीन हाउसेस गैस है। याद रखिएगा ग्रीन हाउसेस गैस में कौन कौन गैस आता है, तो ये नाम लिखा गया।
These gases are the main greenhouse gases that cause global warming. An increase in the concentration of these greenhouse gases leads to increased trapping of long wave radiation, resulting in an increase in Earth's temperature, causing global warming. Global warming is one of the top effects of human and environment interaction. अब ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो बड़ा खतरा क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, और जब ये ग्लेशियर कंप्लीटली पिघल जाएगा जो, तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो राइज कर जाएगा, और राइज करने से जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जो कोस्टल सिटीज हैं, वो सबमर्ज हो सकती है ओशन में। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज है फ्यूचर में आने वाले समय के लिए। अब क्या क्या है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या सोर्स है और क्या कॉज है उसके बारे में लिखा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मिलेगा? रेफ्रिजरेशन से। सॉल्वेंट, इंसल्टेशन, फोम, एरो प्रोपेलेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फर्टिलाइजर, बर्निंग ऑफ वुड एंड क्रॉप रेसिड्यू। मीथेन कहाँ पे मिलेगा? ग्रोइंग रैपिडली, ग्रोइंग पैडी, excreta of cattle and the livestock of termites, मीथेन, ये सब जगह मिलता है। तो ये सब क्या सोर्सेस है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? ऑल्दो द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इन द लास्ट 100 years has been estimated rise by only 1 degree। मतलब ये क्या कहा गया कि 100 years में, 100 सालों में, पिछले 100 साल में जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है, वो 1 डिग्री बढ़ा है इस 100 साल में। इट हैज रिजल्टेड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। तो कहने का मतलब जो 1 डिग्री बढ़ गया है एवरेज टेम्परेचर, वो बहुत सीरियस कंसर्न रेज कर रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि अब ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो गया है। मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स, ग्लेशियर्स एंड राइजिंग सी लेवल। तो मेल्ट हो रहा है स्नो कैप, तो उससे क्या हो रहा है? वाटर जो है वो सी लेवल पे जा रहा है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न बदलता जा रहा है। सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज इन ऑफ द मालदीव्स आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। अर्ली मैच्योरेशन ऑफ crops leading to reduced grain size and low yield, interference with the hatching of eggs in certain fish। तो ये इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसमें से मेजर है हमारा स्नो का पिघलना, ग्लेशियर को पिघलना, जिससे वाटर लेवल राइज हो रहा है सी में। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस। कहने का मतलब ये है कि ओजोन लेयर जो है हमारा अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ, उससे क्या होता है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसको वो रोक देता है। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर एंड एरोसोल्स डैमेज द ओजोन लेयर। तो ये सब ओजोन लेयर को डैमेज करने वाला कौन कौन सा केमिकल है या कौन कौन सा गैस है, इसके बारे में लिखा गया, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, याद रखिएगा। क्लोरीन कंटेंट इन CFC ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर splits the ozone molecule to form oxygen। कहने का मतलब CFC जब O3 के साथ रिएक्ट करता है, O3 का मतलब ओजोन, तो वो क्या है, वो ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अमाउंट ऑफ ओजोन thus gets reduced and cannot prevent the entry of UV radiation। और जो O2 ओजोन जब ये खत्म हो जाता है तो वहां पे वो प्रिवेंट नहीं कर पाता यूवी रेस को आने से। There has been a reduction of 30% to 40% in the thickness of ozone umbrella or shield over the Arctic and Antarctic region। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जो ओजोन लेयर का थिकनेस है वो 30 से 40% तक घट गया है। अंटार्कटिक और
आर्कटिक और अंटार्कटिक में ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन लेयर का जो एरिया है वो बहुत नियर बाई है अर्थ के सरफेस से, इसकी वजह से यहाँ पे ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर मे लीड टू द फॉलोइंग हजार्ड्स। अब ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है तो उससे क्या क्या हो सकता है? सनबर्न, फास्ट एजिंग ऑफ स्किन, कैंसर ऑफ स्किन यानी स्किन कैंसर इसको कहेंगे, कैटरैक्ट, कैंसर ऑफ रेटिना। तो ये ओजोन लेयर के खत्म हो जाने से या खत्म हो रहा है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये लिखा गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एट सी एंड फॉरेस्ट, ये सब हजार्ड्स है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो गया तो हम लोग इसको फेस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं जो जो कंपाउंड है उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में लिखा गया। सीएफसी को कहाँ यूज किया जाता है? तो रेफ्रिजरेशन में, एरोसोल में, फोम, फूड, फ्रीजिंग, वार्मिंग डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, हीट डिटेक्टर्स, सॉल्वेंट्स, कॉस्मेटिक, रेफ्रिजरेटर्स। हेलोन, फायर फाइटिंग, HCFC, रेफ्रिजरेशन, एरोसोल, फोम, फायर फाइटिंग। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्वेंट। ये सब कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसका यूज कहाँ हो रहा है? नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन occurs when सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा एसिड रेन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर emitted into the atmosphere, undergo chemical transformation and absorbed by water droplets in clouds। कहने का मतलब एसिड रेन होने का जो मेन कॉज है, कौन करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये दो है मेन सोर्स, मेन जिस जो कॉज करता है एसिड रेन को। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेन क्लाउड्स। कहने का मतलब ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाता है रेन क्लाउड में। द ड्रॉपलेट्स देन फॉल इनटू अर्थ एज अ रेन, स्नो और मिस्ट। इफ रेन फॉल्स थ्रू पॉल्यूटेड एयर, इट पिक्स अप मोर एंड ऑफ दीज गैसेस एंड इंक्रीज इट्स एसिडिटी। कहने का मतलब अगर ये रेन, ये कैसे मिलता है? पॉल्यूटेड एयर से अगर मिल के आता है, मतलब एयर भी तो पॉल्यूशन हमारा एनवायरनमेंट में होगा, पॉल्यूटेड एयर, अगर वो भी मिल जाता है इस वाटर के साथ तो और ज्यादा ये नुकसान करता है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। दिस कैन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड affect the chemical balance of lakes and streams। ये क्या करेगा? इफेक्ट करेगा लेक्स को और स्ट्रीम्स को। Thus, acid rain is defined as many type of precipitation with pH that is unusually low। A pH is less than 5 is used as definition of acid rain। अब जैसे कि आप pH स्केल दे या अगर सुने होंगे तो pH स्केल में 0 से 14 तक का रैंक लिस्ट ये होता है, नंबर्स होता है। 0 से और 7 में डिवाइड कर देता है। 0 से 7 जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा और 7 से 14 होगा वो बेसिक इन नेचर। तो वही कह रहा है कि 5 से कम रहा अगर इस पीएच स्केल में वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड रेन कहलाएगा। एसिड रेन इज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, जो वर्ल्ड के अधिक लार्ज पार्ट में ये इफेक्ट करता है। सोर्सेज ऑफ एसिड रेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें बहुत ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो सोर्स ऑफ एसिड रेन होने का क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है? इट कॉजेज एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड contributes to damage of trees and many sensitive forest soils। Also, acid rain accelerates the decay of building materials and paints, including heritage buildings, statues, sculptures that part of our nation's culture heritage। अब एसिड रेन कहने का मतलब एक तरह का एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक जो है वो कहीं पे भी अगर जाए तो वो चीजों को क्या करता है? जला देता है, गला देता है। तो ये चीज कहा गया है कि अगर एसिड रेन होता है तो किसी के घर पे अगर हो रहा हो तो उसका घर जल्दी से डिके होने लगेगा, पेंट उसका निकलने लगेगा। हेरिटेज बिल्डिंग पे गिरा तो उसका वो जो उसका
नेचुरल मतलब नेशनल हेरिटेज पे गिरा तो हेरिटेज बिल्डिंग क्या होगा, डिके करके खराब हो जाएगा, स्टैचूज, स्कल्पचर। ये चीज कहा गया है कि सिगरेट बहुत इफेक्टिव मतलब बहुत कंसर्निंग चीज है एनवायरमेंट के लिए। बिफोर फॉलिंग टू अर्थ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज एंड देयर पार्टिकुलेट मैटर derivatives, sulfates and nitrates contribute to visibility, degradation and harm public health। और ये पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, यही कहा गया है इसमें। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या है, ये चीज इसमें याद रखिएगा, पॉइंट्स क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एसिड रेन का। नेक्स्ट, डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का घटना, आप जितना ज्यादा तेल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल यूज करेंगे उतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा धरती के अंदर से फॉसिल फ्यूल को, और उतनी जल्दी ये खत्म होगा। फॉसिल फ्यूल में हम लोग कंसिडर करते हैं कोल, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम सोर्स। Fossil fuels term is used to describe a group of energy sources that were formed from ancient plant and organism during the Carboniferous period, approximately 360 to 286 million years ago। मतलब बहुत सालों से ये धरती के अंदर है और पिघल के क्या हो रहा है, धरती के टेम्परेचर से वो पिघल के खत्म हो गया और क्या हुआ, एक ऑयल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बिफोर द एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर के पहले से। फॉसिल फ्यूल और ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये एक बार खत्म हो गया तो मतलब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर इसको हम लोग को ये तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, नेमली coal, oil and natural gas। The reserve of fossil fuels are limited। फॉसिल फ्यूल का जो रिजर्व है वो लिमिटेड है, ये चीज में कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल के बारे में और लिखा गया है। फॉसिल फ्यूल हैव एंड कंटिन्यू टू प्ले डोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम। तो आप अभी सुन ही रहे होंगे कि फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार यूज कर बना रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक कार यूज करके हम लोग डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल की वो कम किया जा सके। फिर कोल पे हम लोग थर्मल पावर स्टेशन पे कोल यूज करते हैं, तो उसके जगह में हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर स्टेशन को, या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, सॉरी टाइडल एनर्जी, हाइड्रो यानी जल विद्युत जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब चीज यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे है वो घट जाए। Dominant role in the global energy system, fossil energy was fundamental driver of the industrial revolution and technological, social, economic and development progress which has followed। तो अगर ये नहीं होता फॉसिल फ्यूल तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मेजर पार्ट यूज नहीं होता। एनर्जी हैज प्लेड स्ट्रांगली पॉजिटिव रोल इन ग्लोबल change। However, fossil fuel also have negative impact, being dominant source of local air pollution and emitter of carbon dioxide। तो फॉसिल फ्यूल का मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करता है, ये बहुत कंसर्निंग चीज हो जाता है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, तो कंजम्पशन हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ी में चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए। All deposits of fossil fuels are limited either physically or economically, thus making them finite and non-renewable nature resources। Due to the global population rise, there is growing demand of energy। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, एनर्जी का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे पहले इन्वायरमेंट में हमारे घर में हम लोग बहुत सारे घर में एसी नहीं हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे, पेड़ रहा करता था ज्यादा, तो हम लोग को एसी का जरूरत नहीं था। जैसे जैसे पेड़ का संख्या कम हुआ तो हम लोग आर्टिफिशियल एयर हम लोग यूज करने लगे, लाइक एसी का यूज करने लगे। तो कहने का मतलब और एसी को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो एनर्जीज पे ज्यादा हो रहा है। अब सपोज करिए कि आप घर में हैं, एक दिन लाइट नहीं आता, लाइट ना रहे एरिया में, तो आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फोन चार्ज नहीं होगा। फोन चार्ज नहीं होगा, उसके बाद फिर आपके घर में अगर आप बोरिंग से मोटर पानी अगर खींचते हो
आपके घर में पानी का क्राइसिस हो जाएगा। तो सोचिए कि एक दिन अगर हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के रहे तो क्या हम जी पाएंगे? तो हमारा जो डिपेंडेंसी, आपको पता चलेगा कितना हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। Countries which have fossil fuel reserves are extracting at a higher rate either for use or to sell to other countries. अब जिसके पास है वो क्या कर रहा है, उसको यूज करेगा या फिर बेचेगा। We know that fossil fuel cannot be replenished through human efforts and technology. Fossil fuel को वापस नहीं बनाया जा सकता। Hence, the extraction of finite non-renewable sources is faster rate. Then it eventually depleted within 100 to 150 years। कहने का मतलब अगर ऐसा चलता रहा तो 100 से 150 सालों में लगभग ये खत्म हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। राइजिंग फॉसिल फ्यूल बर्निंग इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अब क्या है, जितना ज्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल को चलाएंगे, यूज करेंगे, क्या होगा, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगा। Greenhouse gas includes carbon dioxide, methane, nitrogen, and rise of these gases has caused rise in the amount of heat from the sun while withheld in the Earth's atmosphere. The heat that would normally be radiated back into the space. This increase in heat has led to the greenhouse effect, resulting in the climate change. मतलब climate change भी हमारा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से बहुत मेजर रोल हो, मतलब बहुत मेन पार्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चेंज इन क्लाउड कवर एंड प्रेसिपिटेशन पर्टिकुलरली ओवर लैंड, क्लाउड का जो कवर है वो भी चेंज हो जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप एंड ग्लेशियर्स एंड रिड्यूस स्नो कवर, तो आइस जो है वो पिघल रहा है और स्नो कवर को क्या हो रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर एंड ओशन एसिडिटी, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन की एसिडिटी बढ़ रहा है, ये सब। लिटरली क्लाइमेट चेंज डिनोट्स द लॉन्ग टर्म चेंज इन द स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर पैटर्न्स over decades to million years of time. The climate on Earth has changed on all time scale even since long before human activity could have played a role in its transformation. तो कहने का मतलब जो नेचर है, हमारा क्लाइमेट है, वो हमेशा बदला है। इसका ये कहने का मतलब नहीं कि हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन से ही हम बदला है। ह्यूमन इंटरवेंशन के बहुत पहले से बदलता आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि आइस 4 आइसेज आया हुआ था अर्थ में, और उसके पहले बहुत हीट था, उसके बाद फिर कोल्ड हुआ, फिर हीट हुआ, फिर कोल्ड हुआ। तो मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, होता रहा है अर्थ के साथ। तो ये चीज ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, लेकिन अर्थ का अपना प्रॉपर्टी में भी आता है क्लाइमेट चेंज होना। UNCFCCC डिफाइंड क्लाइमेट चेंज एज, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक गवर्निंग बॉडी है, उसी का पार्ट ये डिफाइन कर रहा है क्लाइमेट चेंज क्या है। अ चेंज इन क्लाइमेट व्हिच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू human activity that alters the consumption of global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over the comparable time periods। कहने का मतलब क्लाइमेट में चेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी से होगा, और नेचुरल नेचुरल चीजों में क्या होगा, कुछ वेरिएबल यानी चेंज हो जाएगा उसमें, उसी चीज को कहा जाता है किसके डेफिनेशन के अनुसार, UNFCCC। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। एंड द एडवर्स ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल बर्निंग फॉसिल फ्यूल, बहुत मेजर कंसर्न पॉइंट है ये। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से ही हमारा कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंड करता है। डिफोरेस्टेशन, ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशंस के बारे से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से क्या पॉइंट्स है। अब आ रहा है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। तो आपको ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है, तो CFC GHG चेंज इन वर्ल्ड इन टेम्परेचर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, तो वर्ल्ड टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और इसका इम्प्लीकेशन क्या है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में लिखा गया, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं इसमें।
ऑलरेडी बता चुके हैं कि ओजोन लेयर घटेगा किस गैस की वजह से, क्या उसका इफेक्ट होगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का डिप्लेशन किस वजह से हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो भी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, यूवी रेज डायरेक्टली सन से आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। श्रिंकिंग आइस शीट, आइस शीट का श्रिंक होना मतलब क्या है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, उसी के बारे में लिखा गया है। राइज इन सी लेवल, सी आइस पिघलेगा तो सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। वार्मिंग ओशियन, और ओशियन जो है वो गर्म हो रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। थैंक यू।